बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। नाज़रीन, जिस तरह हम काफ़ी दिनों से ये डिस्कशन कर रहे थे कि आईनी मसवदे के ऊपर क्या हुकूमत, अपोजिशन और JUI एक पेज के ऊपर नज़र आएंगी, इस हवाले से आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जिसमें हुकूमत और उसके साथ जो 15 रुकनी कमेटी है तश्कील दी गई थी वो आज एक फॉर्म के ऊपर हमें नज़र आई और इसमें मुसविदा जो हुकूमत की तरफ से था वो पेश किया गया। उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से उनका जो मुसविदा था उसके कुछ नुकात थे वो पेश किए गए थे। इसमें अभी फिलहाल जो हुकूमत की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मुसवदे में कुछ नकात सामने आए हैं वो आज डिस्कस करेंगे और इसके साथ अपोजिशन जिसमें PTI के अरकान हैं, जिसमें असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, अली जफ़र साहब थे, उन्होंने फ़िलहाल इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन, मज़ीद वक्त मांगे कि इसके ऊपर बाद में जो है वो एक दफ़ा पढ़ेंगे, उसके बाद इसके ऊपर अपनी राय पेश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस आइनी अदालत के बाद क्या एक आइनी बहरान भी इशू हो सकता है, वो शुरू हो सकता है। और दूसरा, इस मुशावरत से, इस आइनी तरमीम के हवाले से जो पेश की गई हैं इसमें क्या जो बेनिफिट्स हैं, जो फ़वाइद हैं वो क्या हो सकते हैं। फिर दूसरा, JUI ने अपना ड्राफ्ट जो कमेटी में पेश कर दिया गया है वो क्या है। मौलाना फजल रहमान साहब जो एक सियासी महवर बने हुए हैं इस टाइम, उनके इर्द गिर्द जो है वो तमाम सियासी जमातें, अपोजिशन, हुकूमत जो है वो बैठ रही हैं, उनके साथ जो मुलाकातें कर रही हैं। क्या मौलाना फजल रहमान साहब को एक दफ़ा फिर, जिस तरह से बार बार ये रिट लगाई जा रही है कि नंबर हमारे पूरे हैं, अगर वो वोट दें या ना दें तो हमारे नंबर फिर भी पूरे हैं, तो ये कैसे नंबर्स पूरे हैं, इसकी क्या लॉजिक्स हैं। दूसरा, इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि फजल रहमान साहब का वोट भी बड़ा अहमियत का हामिल है और दूसरा उनका मुसवदा भी बड़ा अहमियत का हामिल है, उनका साथ भी बड़ा ज़रूरी है इस तरमीम के हवाले से। जितना ये ज़रूरी है उतना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो ड्रैग कर रही है, कुछ चीज़ें जो है वो गलत उस रास्ते के ऊपर लेके चल रही है, जिसमें कल से ये बयान चल रहा है कि 15 अक्टूबर को, जबकि एक बड़ा अहम दिन है जिसमें पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा जो है वो इवेंट होने जा रहा है, समिट होने जा रहा है जिसमें SCO शंघाई ताउन होने जा रही है, उसमें 15 अक्टूबर को धरने की, एहतजाज की दोबारा कॉल दी गई है और इस एहतजाज में 14 और 16 तक जो है ये शंघाई ताउन चलना है। इसके दौरान ये सारा डी चौक में धरना, एहतजाज करने की बात की गई है। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें थोड़ा बहुत जो है, एक तरफ आप टेबल के ऊपर बैठे हैं, एक तरफ आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आप मुसवदे की आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एहतजाज की बात करें, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ से बालातर हैं कि एक तरफ आप आइन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप खुद जो है उस चीज़ में आपका एहतजाज राइट है। लेकिन कुछ टाइम, कुछ नौयत, कुछ वक्त ऐसा होता है जिसमें आपको तमाम हक़ाइक़ को मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है। बहरहाल ये फ़िलहाल एक जो फैसला है इसको इस वक्त के जो सिचुएशन है उसमें बिल्कुल गलत करार दिया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि कुछ जो नुकात हैं वो आइनी तरमीम के हवाले से सामने हैं, जिसमें वफाकी अदालत जो हो गई, उसके बाद फिर सूबाई अदालतों का क़याम होगा। इसमें आइनी तरीक़ेकार में देखा जाए या फिर जो केस दायर हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होंगी, क्या चीज़ें हक़ाइक़ सामने आएंगे, इसके बाद जो आइनी बहरान है, सियासी बहरान है, क्या शुरू हो सकता है, रुक सकता है। इस सारे मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया मुबशिर बुखारी साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब हैं, माहिर कानून हैं, सलमान अनीस साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले मुबशिर बुखारी साहब आपकी तरफ में आऊँगा। बताइएगा सर, आज कमेटी 15 रुकनी बैठ गई खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत और उसके बाद ये इजलास हुआ, उसमें हुकूमत ने अपना मुसवदा पेश कर दिया, पीपल्स पार्टी ने अपना मुसवदा पेश कर दिया। एक मुसवदे के ऊपर फजल रहमान साहब ने अभी फ़िलहाल, खुर्शीद शाह कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया गया। तो सर क्या लगता है आपको, फजल रहमान साहब जिस तरह से महवर बने हुए हैं इसी तरह बरकरार रहेंगे या फिर इनको माजी की तरह साइड पर कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए, फजल रहमान अगर आप देखें तो मुसलसल दर मुसलसल वो सियासत का महवर बने हुए हैं और उन्हें ये महवर बनना पसंद है। आप पिछली 2-3 दहाइयों से देख लीजिए, मुशर्रफ दौर में भी वो सियासत का महवर थे, यहाँ तक महवर थे कि वो अपोजिशन लीडर थे और उसके बाद उन्हीं की जमात जो है उनका चीफ मिनिस्टर था KP में। तो ये बुनियादी तौर पर मौलाना की हैबिट में ही शामिल हो गया कि महवर बनना। तो बड़ी कामयाबी से वो इस चीज़ को, जब वो बिल्कुल इररेलेवेंट होने जा रहे थे, तो दोबारा उन्हें मौका पहले PTI ने फराहम किया, तो उनके साथ रब्ता करके क्या ये जो रिगिंग हुई है अलेजेड, इस पे मिलके तहरीक चलाते हैं। उसके बाद अभी वो डस्ट जब सेटल हो रही थी तो दोबारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से जो है वो दोबारा सेंटर स्टेज पे आ गए और उसमें उन्हें, चूंकि मंझे हुए सियासतदान हैं, अपने आप को रेलिवेंट रखना भी आता है और फिर जो व्हीलिंग डीलिंग है, बार्गेन है, वो बड़े शानदार तरीके से करते हैं और माजी इस चीज़ का गवाह है, हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। अभी भी जो ये बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से, जितनी रिजर्वेशंस
मौलाना ने शो की, ये रिजर्वेशन तो पीटीआई और मौलाना दोनों को उस वक्त शो करनी चाहिए थी जब 2008 के लगभग 2007 के लगभग ये सीओडी में शामिल शिक को तस्लीम करके उस पे सिग्नेचर कर रहे थे, और उस वक्त जो है वो मोडालिटीज इसकी तय नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने साइन किए। ये उस वक्त भी कह सकते थे ना, पहले मोडालिटी डिस्कस कीजिए। तो अभी मौलाना अपना मुसवदा दे रहे हैं, और जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक के कुछ मौलाना अपनी जो मुसवदे में शिकें होंगी उनको इंक्लूड करवाना चाहेंगे, जिसपे यकीनन गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी यानी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी कोई ज्यादा लहदे नहीं करेंगी। अल्टीमेटली इस पे एक कंसेंसस बिल्डअप हो जाएगा, मेरे जाती ख्याल में भी, और मेरा जाती ख्याल जो है वो उस इंफॉर्मेशन पे बेस करता है जो मुझे मिली है। जी, सही है सर। ये बताइएगा, जिस तरह से ज़ाहिर है कि एक इस तरीक़ाकार में जिस तरह देखा जा रहा है कि आईनी मसवदे के ऊपर तमाम जमातें बैठे हैं, अपोजिशन बैठे, उसका कोई बेहतर हल निकले, आईनी अदालतें अगर कायम होती हैं तो उसके लिए कुछ फ्यूचर में मुस्तकबिल में कुछ बेहतर कारआमद फैसले जो है वो आवाम को मिलें या फिर पार्लियामेंट अरकान को मिलें। तो लेकिन सर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आता है कि अगर मौलाना साहब साथ नहीं देते तो नंबर्स पूरे हैं। ये नंबर्स पूरे कैसे हैं, ज़रा ये लॉजिक आप बता सकते हैं हमें? जी, मौलाना साहब अगर साथ होंगे तो मौलाना के जो अरकान है वो साथ मिला के उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं 4 to 5 मेंबर शॉर्ट हैं इन नेशनल असेंबली एंड इन सेनेट बोथ। तो उसके लिए ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लोग क्लेम करते हैं कि वो कुछ लोग वो जिनका भी स्टेटस क्लियर नहीं है एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इन द नेशनल असेंबली, और उनके हवाले से उनका ये क्लेम किया जाता है उनकी जानिब से कि वो सपोर्ट करेंगे, इसलिए हमारी नंबर गेम पूरी है। लेकिन मेरा ख्याल है साथी तौर पे इजर भाई कि नंबर गेम से ज्यादा कंसेंसस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस मसले के ऊपर, और उसमें आप किसी भी अगर किसी एक जमात के पास एक वोट है और कोई ऐसा कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट है और आज़ाद है, ये सब का कंसेंसस इसलिए जरूरी है कि इस मसले को जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाया गया, देखिए बदकिस्मती है पाकिस्तान में, हमने जो ऑब्जर्व किया, अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने देंगे तो उस पे उसके बाद आपको यकीनन क्वेश्चन आपका ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की तारीख हर 1988 से आप स्टार्ट हो जाए, मार्शल लॉ को भूल जाइए, चलिए उसको हम निकाल देते हैं फिलहाल रिसेंट हिस्ट्री में। 88 में 58(2)B का इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट ने, 92 में फिर दोबारा इस्तेमाल किया 58(2)B का, उसके बाद 96 में फारूक लगारी जो अपने ही पार्टी के कॉमरेड थे बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा के, उन्होंने यूज किया। 97 में मियां नवाज शरीफ ने आते ही सबसे पहले काम ये किया कि उन्होंने 58(2)B को, चूंकि 2/3 मेजोरिटी थी, खत्म किया, और उसी वक्त ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जो है पाकिस्तान की द मोस्ट पॉपुलर पार्टी उस वक्त की, उनके साथ हॉर्न लॉक कर लिए ऑन द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जिसके नतीजे में एक वॉर हुई बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के जो ऑर्गन्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट एक अहम जुज़ था, उसमें सज्जाद अली शाह साहब को जाना पड़ा और मामला जो है वो सेटल हुआ, लेकिन फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो कू हो गया। तो यही सूरत हाल हमने दोबारा देखी 2008 के इलेक्शन के बाद कि जब कोई ऑप्शन नहीं था तो आपके कोर्ट्स ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, और उसके बाद दोबारा जब अगली हुकूमत आई तो उसके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भी घर भेज दिया गया। यानी 58(2)B का रेप्लिका आपको जुडिशियल वर्डिक्ट्स के जरिए एक मिल गया। अब अगर उस रास्ते को पॉलिटिकल फोर्सेस बंद करना चाह रही हैं, और उसमें कबाहत क्या है, नंबर एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी मिसालें शहरी रहमान साहबा ने मीडिया टॉक में दी, जी अमेरिका में, लंदन में, सारी मिसालें उनकी करेक्ट हैं, दुनिया भर में जजेस के अपॉइंटमेंट ऐसे होते हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो मबजूर करवाऊंगा जर्मनी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिसके मेंबर्स की तादाद जो है वो 16 होती है, और वो 16 के 16 मेंबर्स को वहाँ की ईस्ट और वेस्ट की जो पार्लियामेंट है वो इलेक्ट करती है, और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट यानी चीफ जस्टिस और चेयरमैन, ये दोनों इलेक्ट करते हैं एक कमेटी। तो ये ही एक वेस्ट में बड़ी कामयाबी से चल रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती पाकिस्तान में इस चीज की क्या कबात है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ
कि सीओडी को जब हम 2008-9 में टीवी पे या मैं अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है सर, चाहे वो कोई कोर्ट्स हो या पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, हमारे हाई कोर्ट्स हैं, इसके ऊपर भी इन्हीं ही पार्लियामेंटेरियंस को एतराज़ात हैं, इन्हीं के केसेस ही इसमें लगे हुए हैं। बहरहाल आपसे मैं बाद में सवाल करता हूँ, यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। सर आइनी तरीक़ाकार और आइनी अदालतें जो हैं वकास साहब, इसमें हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपना एक ज़ाहिर है उन्होंने आर्टिकल का कुछ मुसविदे का जो है उन्होंने जिक्र किया, जो कि आपके सामने मैं रखता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने आइन के आर्टिकल 175A के तहत और 199 में तजवीज़ करने की उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, एक आर्टिकल जो है उन्होंने तरमीम के लिए ये बात की है। उन्होंने कहा है कि इसके तहत जो है वो कायम जुडिशल कमीशन जो जुडिशल तकरीरों के लिए मौजू उम्मीदवारों की जांच पड़ताल करता है, ये कि पहले दर्ज था, ये 175A में ये था, ये एक तरमीम थी। इसके बाद अमेंडमेंट के बाद सर क्या समझते हैं आप कि ये क्या तब्दीली इसमें मजीद हो सकती है, क्या इसके बाद क्या तब्दीली वो लाना चाहते हैं, और फिर आइनी तरीक़ेकार के हवाले से आइनी अदालत का क़याम किस कदर बेहतर साबित हो सकता है? देखिए, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, इनके अंदर आइनी अदालतों का जो वजूद है वो नागुज़ीर है। ना सिर्फ वफाक की सतह पे बल्कि सूबाई सतह पे हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं इनकी सतह पे भी आप आइनी अदालतों का क़याम अगर पाकिस्तान में समझे मौजूदा सिस्टम को ठीक करने के लिए, तो ये लाज़िम मलज़ूम है, इनकम्बेंट है, इसकी कंपल्शन ऐड करनी चाहिए। अच्छा, 2-3 तरीक़ेकार हैं जिसके ऊपर 2-3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर-व-खुज़ भी किया जा रहा है, उसमें कन्फ्लिक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, कन्फ्रंटेशन भी नज़र आ रही है दोनों साइड से। एक तो ये कि अगर आप आइनी अदालत बना दें, उस आइनी अदालत को जो है उसको आप लाकर सुप्रीम कोर्ट के सर पे बिठा दें और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनके मुतहद कर दें या उनकी पावर्स को कर्टेल कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, रिस्ट्रेन कर दें, तो फिर तो आइनी अदालत ही ऑल इन ऑल तस्लीम की जाएगी। और आइनी अदालत की अगर ये तकर्री हमारे पार्लियामेंटेरियंस करेंगे और पार्लियामेंटेरियंस इनकी तकर्री करेंगे, इनकी चीफ जस्टिस का या इनके जो हेड जज का जो अपॉइंटमेंट इसका जो तकर्रुर है वो करेंगे, और फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फैसला उनके अगेंस्ट आए और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड स्टेटस फैसला दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये सोचना, ये समझना भी अहमको की जन्नत में रहने के बराबर होगा, ये मुतरादिफ होगा। जो जिन मुल्कों का हवाला दिया जाता है जहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो इलेक्ट करती है आइनी अदालतों के जजेस को या उनका तकर्रुर करती है, वो मजबूत जमहूरियत या डेमोक्रेसी पसंद ममालिक हैं, जिनसे डाइसी से जब पूछा गया कि यूके के पास गैर तहरीरी आइन है, आपका आइन कहाँ पे लिखा गया है, तो उसने कहा इट हैज रिटन ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल, लोगों के दिलों पे लिखा है, हमें किसी तहरीरी दस्तावेज की, डॉक्यूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट की या आइन की जरूरत ही नहीं है। मॉरली एथिकली हम इतने मजबूत है, लेकिन हमारे मुल्क में जो भी हुकूमतें वक्त होती है वो मैक्सिमम उन आइनी तरमीम की तरफ या नया तरमीम की तरफ या जितने भी मौजूदा कवानीन है उनको अपने रंग में डालने की इसलिए कोशिश करती है ताकि उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो उससे एग्जीक्यूट हो सके। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट पे जो केसेस का बर्डन डाल दिया गया या बोझ डाल दिया गया, जब चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने हल्फ लिया था बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त जो पेंडेंसी थी जेर इल्तवा केसेस से वो 54,000 से जो आज बढ़ के 61,000 पे चले गए हैं। इसके साथ जो हमारे हाई कोर्ट के केसेस की तादाद के अंदर भी बदतदरीज इजाफा देखने को मिला। तो मैं ही समझता हूँ कि अगर आइनी अदालत बन जाती है बोनाफाइड इंटेंशन के साथ, नेक नीति के साथ, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड स्टेटस, वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए और आइनी मामलात को देखती हैं, तो दिस वुड बी बेस्ट थिंग इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन पाकिस्तान। लेकिन हमने गुज़िश्ता 10 साल की प्रैक्टिस में, चाहे वो पीटीआई का दौरे हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का हो, 10-15 साल की प्रैक्टिस के अंदर हमने यही देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी आइनी तरामीम की गई वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए की गई। देखें, लास्ट में एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि मौजूदा जो आइनी तरमीम है इसमें जजेस की तादाद को बढ़ाने की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाए तो हमारे इस वक्त जेर इल्तवा केसेस है, पेंडेंसी है, इसके अंदर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम दर्ज देखेंगे इस वक्त दुनिया के अंदर हमारा जुडिशियल सिस्टम 138वें नंबर पर स्टैंड करता है। और आप देखें कि स्वीडन का और फिनलैंड का दुनिया के अंदर पहले और दूसरे नंबर पर जो जुडिशियल सिस्टम स्टैंड करता है, उनके मुल्क की जो पॉपुलेशन है 58 लाख पॉपुलेशन है फिनलैंड की और 60 लाख पॉपुलेशन है स्वीडन की, और उनकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 दोनों ममालिक की, और दुनिया के अंदर वो पहले और दूसरे नंबर पे बेहतरीन जुडिशियल सिस्टम। और हमारे 26 करोड़ आवाम का जो मुल्क है वहां पे जो जजेस की तादाद 17, और 17 जजेस में से भी 2 वैकेंसीज हाई कोर्ट जो हमारा लाहौर हाई कोर्ट है, 12 करोड़ पॉपुलेशन वाला सूबे के ऊपर जो हाई कोर्ट रखा गया है उसके जजेस की तादाद 60, और उसमें से भी 15 वैकेंसीज
तो मैं ये समझता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी सियासी जमात के जूते पहने बगैर या उसकी ऐन के पहने बगैर हमें ये फैसला करना चाहिए कि अगर हमने अपने जुडिशल सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेकर आना है तो जो इसमें सही। रिक्वायर्ड आईनी तरामीम है वो जरूर करें, लेकिन ये कभी भी बदनीति के साथ या मेलाफाइड इंटेंशन के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर ये किया गया तो जिस तरह पहले नैब ऑर्डिनेंस की आड़ में नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो पहली तरमीम, दूसरी तरमीम और तीसरी तरमीम की गई, उस सिस्टम को लपेट लिया गया, नैब को तुच्छलस कर दिया गया, उसका डंग निकाल दिया गया, उसके दांत तोड़ दिए गए, जबड़े फाड़ दिए गए और फिर कहा आप डसे। वो कैसे डसे? अगर आप सुप्रीम कोर्ट को तुच्छलस कर दें, उनकी अथॉरिटी को खत्म कर दें, उनकी पावर जी को खत्म बिल्कुल, कर दें, अपनी मनमानी अपनी मर्जी से चीज़ें अपनी मर्जी से किसी इदारे को चलाया जाना या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना सियासी कद बड़ा करने के लिए ये सारे जो मामलात कर रही है, बिल्कुल कौम के मफाद में भी नहीं और मुल्क के मफाद में भी नहीं। सलमान साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, क्या ज़रूरत पड़ी है आईनी अदालत बनाने की? पहले जो अदालतें हैं, क्या एक उनकी कारकर्दगी हमारे सामने है? इस अदालत के बाद क्या जो अपना सियासी कद या हुकूमत जो एक अपना इसके पीछे जो है एक बहुत समझा जाता है कि बैकग्राउंड है, एक बहुत बड़ा एक स्याह किस्म का एक साया है जो कि अभी अवाम को दिखाई नहीं देगा, जो कि बाद में जाहिर हो सकता है। क्या समझते हैं कि ज़रूरत क्या पड़ी है आईनी अदालतें बनाने की? जी, जिस तरह मेरे कोलीग्स अभी जिक्र कर रहे हैं, बात यही है कि ये जो तरमीम आती हैं या ये जो एक्शंस लिए जाते हैं, ये गवर्नमेंट अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए और अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए करती है। इससे पहले जो गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट गुजरी पीटीआई की, उसके अंदर सारी ही जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो इसी बात पे शुरू हुआ था कि वज़ीर आज़म जो थे वो आईएसआई के डीजी को रिटेन करना चाहते थे, यानी जनरल फैज़ को, और बाजवा साहब जो थे वो बज़िद थे कि उनको आगे मूव किया जाए और बाकी मामलात किए जाएं। इसके अंदर उस वक्त की जो अपोजिशन थी, यानी अभी जो मौजूदा हुकूमत है, उनको साजिश की बू नज़र आती थी। वो ये कहते थे कि इनका अल्टीमेट प्लान है गवर्नमेंट को हाईजैक करने के लिए अगले 10 साल के लिए, जो हम नहीं होने दे सकते। और फिर आपने देखा कि 2022 के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आई और वज़ीर आज़म तब्दील हो गए। अब यही सूरत हाल कुछ डिफरेंट तनाजुर के अंदर है, लेकिन इसका बैकग्राउंड बिल्कुल वैसे ही है। जो आपकी लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको ये लगता है कि इन जो आईनी तरामीम हैं और जो अदालत है, इसकी तश्कील के बाद वो बहुत बैकफुट पे चले जाएंगे और उनकी सियासत मजीद 3 से 5 साल के लिए तो उसमें उनकी जगह ही नहीं बनेगी। क्यों? कि वो खाइफ हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा से और उनके फैसलों से, ख़ास तौर पे जो 13 जनवरी का मुतनाज़ा फैसला उनके इंतखाबी निशान के हवाले से इंटरप्रेट किया गया। तो वो ये चाहते हैं कि ये कानून ना आए और ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स ना बने। ऑन द कॉन्ट्ररी, गवर्नमेंट के क्योंकि ये फेवर में कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनाएं और जो आगे आने वाले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उनसे ये तमाम मामलात ज़रा दूर रखें और अपनी मर्ज़ी की कोर्ट में इन मुकदमात को पेश करके अपने मन मर्ज़ी के फैसले जो है वो निकलवा लें। मैं हमेशा जो है इस सारे तनाजुर में, इस सारे सर्कस में एक चीज़ को हाईलाइट करता हूँ और वो है अवाम, आप और मैं। देखें, ये अशराफिया की जंग है। ये ऊपर के ओहदों पे बैठे हुए लोगों के अंदर इक़्तिदार की एक पूरी की पूरी जंग चल रही है, जिसके अंदर वो कानून को भी मोड़ते हैं, तरोड़ते हैं, अपनी जो गवर्नमेंट के असर रसूख है उसको भी इस्तेमाल करते हैं और अपने ओपोनेंट्स को बिल्कुल दीवार के साथ लगा देते हैं, जैसे एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अभी देख रहे हैं। इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं ना? हुकूमत कह रही है, बार बार कह रही है कि नंबर्स तो पूरे हैं हमारे पास, अपोजिशन ने जो मर्जी करना है कर ले, मौलाना साहब अगर आ सकते हैं तो आ जाएं, नंबर्स तो पूरे हैं। ये कुछ खरीदो फरोख्त की भी बात हो रही है। जब नंबर्स भी पूरे हैं, आईनी अदालतें भी बननी है, तो फिर आप और मैं जो डिस्कशन कर रहे हैं वो तो किसी खातिर खा नहीं आने वाली। जी बिल्कुल नहीं आने वाली। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिन्होंने ये कानून लेके आना है, मेरा भाई, उन्होंने कानून लेके आना है। वो आपके लिए, मेरे लिए ये कानून नहीं लेके आ रहे। ये कानून इसलिए नहीं आ रहा कि बिजली, गैस, रोटी पानी की कीमत नीचे हो, पेट्रोल की कीमत स्टेबल हो या डॉलर की कीमत स्टेबल हो। ये कानून इसलिए आ रहा है ताकि जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए उनको हुकूमत करने के अंदर आसानी हो, जो उनको चलाने वाले हैं उनको वहां पे अपनी कुर्सियों के ऊपर बैठने के अंदर आसानी हो। तो इसका नंबर एक तो आम आवाम से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक ही नहीं है। दिस इज वॉर ऑफ द हैव्स। वही लड़ रहे हैं और वही उसके अंदर कोई ना कोई एक विक्टोरियस पार्टी जो है वो सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी सलमान साहब, ठीक है, यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मुबशिर साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, पीटीआई एक तरफ एहतजाज कर रही है 15 अक्टूबर को, जो कि इतना बड़ा अहम दिन है और इतना बड़ा अहम इवेंट होने जा रहा है। दूसरी तरफ वो टेबल पे बैठी हुई है साथ और अब मुसवदे के ऊपर डिस्कशन हो रही है। ये दोहरा मयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये हो क्या रहा है मुल्क में? एक तरफ आप कहते हैं कि जी हाँ आपके साथ हैं, हम मुल्क को अमन की तरफ जाने, दूसरी तरफ कहते हैं कि
डी चौक हमारा है और हम आएंगे, एहतजाज करेंगे, हम अपनी मशीनरी यूज़ करेंगे, ये क्या लॉजिक्स है? बुनियादी तौर पे अगर मैं अपने ज़ाती ख्यालात का भी खिज़र साहब कि पीटीआई क्या कर रही है तो उसको ये समझा जाएगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नज़रियात का प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पीटीआई की पॉलिटिक्स जो है उसमें एक तरफ कुछ सेन लीडर्स हैं, कुछ तरफ जज्बाती लीडर हैं। जज्बाती लीडर्स जो हैं हॉकिश हैं। अच्छा, ये जज्बाती और कुछ जो पुरअमन लीडर हैं, ये एक पेज पे हैं या डिफरेंट पेज पे हैं ये दोनों? जरा ये भी क्लियर कर दें। ये प्रॉब्लम है, नहीं है। और जो पुरअमन लीडर हैं वो कॉर्नर भी हैं, उनका डिसीजन मेकिंग में वो रोल भी नहीं है। और ये आज से उसकी रविश नहीं है पीटीआई के अंदर। ये जब से पीटीआई 2011 से पॉपुलर होना शुरू हुई तो आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो उनके फाउंडर मेंबर्स थे वो अलहदा होना शुरू हो गए। आप शुरू हो जाएं जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब से, फिर हामिद खान साहब छोड़ के चले गया, मजबूरी में वापस बुलाया गया। उनके जो गवर्नर जिन्हें बाद में लगाया गया वो भी बड़े शानदार थे, आज भी वो जेल भुगत रहे हैं। लेकिन मसला वही है, पीटीआई के अंदर जो है एक बहुत बड़ा माइंडसेट प्रिवेल करता है। वो ये है कि जनाब अली अंडर प्रेशर रखो, इससे हमारी पॉपुलैरिटी भी मेंटेन रहेगी, हुकूमत और अदारे भी अंडर प्रेशर रहेंगे। वो रविश हमने देखी अदालतों में, वो रविश देखी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और वो रविश देखी माजी में जब वो हुकूमत में थे पॉलिटिकल फोर्सेस के हवाले से। तो आप देखिए, मतलब जब हुकूमत में थी पीटीआई तब भी रविश यही थी, ये जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स। और अब जब अपोजिशन में है, पॉपुलर पार्टी है, उनका तर्ज अमल वही है। तो ये बुनियादी तौर पे पार्टी के अंदर कंफ्यूज पार्टी पॉलिसीज को जाहिर करता है। और दूसरी बात ये जाहिर करता है कि ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, या ये वन मैन रूल है इस पार्टी में भी। जो बानी पीटीआई कहेंगे वो माना जाएगा। जी, इसमें कुछ ऐसे रहनुमा हैं, कुछ ऐसे लीडरान हैं जो समझते हैं कि एग्रेशन से जो है अपने मकासद हासिल किए जा सकते हैं या धरना एहतजाज करके, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं, ये चीज़ें नहीं, हम्बल तरीके से जो है वो टेबल टॉक होनी चाहिए। बट ये जो इत्तेफाक नहीं है आपस में, ये किसी ना किसी तरह से इनको कोने पे ले जाके खड़ा कर सकते हैं। वकास साहब आपकी तरफ आऊँगा। आईनी अदालतें सर आपकी तरफ आता हूँ, टाइम बड़ा कम है। हसन वशी साहब कता कलामी की माजरत, आपकी तरफ आता हूँ। जी सर, कंप्लीट कर लें कंप्लीट। वो भाई बात कर रहे थे हमारे बैरिस्टर साहब, बुनियादी तौर पे जब भी कोई इस तरह का मामला आता है तो हम ये कहते हैं सियासतदान या एमएनएज। नो, ये पार्लियामेंट को इख्तियार दिया जा रहा है। पार्लियामेंट में आज मुस्लिम लीग है, कल पीटीआई, परसों पीपल्स पार्टी, उससे अगले दिन जेयूआईएफ, कोई भी जमात हो सकती है। तो आप जब देखते हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार होना चाहिए, जो मैंने पहले सेगमेंट में कहा कि पार्लियामेंट को इलेक्ट करना चाहिए इन जजेस को, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। जी ठीक है, आपका पॉइंट है। वकास साहब, एक तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा मुबशिर साहब की बात का, दूसरा ये बताइएगा कि आईनी अदालत बन गई, बानी पीटीआई के केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके खिलाफ क्या दायरा बिल्कुल जो है वो लॉक हो जाएगा? क्या उनके केसेस का क्या बनेगा? जो जेर इल्तवा केसेस हैं पॉलिटिकल लीडरान के, जो पार्लियामेंटेरी लोग हैं, उनका क्या बनेगा? क्या वो अब इसी तरह ही फुली पैक्ड हो जाएंगे जेल के अंदर? रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा मुबशिर साहब की बात का। एक मुबशिर साहब की बात का मैं जवाब दे दूं कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस का एक मकूला है, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन काज इन हिज ओन केस, मीनिंग देयर बाय कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी का ना जज बना सकता है, ना अपनी मर्जी का जज लगा सकता है। उसके लिए हर मुल्क के अंदर एक मैकेनिज्म, और हमारे जैसे मुल्कों की जमहूरियत के लिए तो बिल्कुल ये चीज़ें सूटेबल नहीं। जो भी पार्लियामेंट में बैठेगा अपनी मर्जी के जजेस लगाए। और आयन का जो बुनियादी ढांचा है, जो हमारा आईन पाकिस्तान है, जिसके 280 आर्टिकल है, 5 गोशवारे हैं और जिसमें 27 के करीब अमेंडमेंट्स हो चुकी है, इसके अंदर देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 चीज़ों की इंश्योरेंस हमें मिलती है कि हमारी जो एग्जेक्टिव है, हमारी जो जुडिशरी है और हमारी जो पार्लियामेंट है, वो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के तहत, जो कमेटी ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल का अपनी अपनी हदूदों की के अंदर अपने फ़राइज़ मसलबी की अदायगी सर अंजाम देंगे, ना जो है एक दूसरे में ज़्यादा इंटरवीन करेंगे, इंटरपोल करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। लेकिन ये तीनों जो है वो अपने अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ लॉ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी चाहे तो वो पाकिस्तान के आईन के अंदर एक कॉमा, एक फुल स्टॉप तक ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह
पार्लियामेंट चाहे तो अगर 2/3 अक्सरियत भी ले आए फिर भी वो आइन का बेसिक ढांचा नहीं बदल सकते। गैर इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अवाम का आर्टिकल 8 से लेके 29 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ हम जैसे मुल्क जो है जहाँ पे जमहूरियत जो है वो घिसी पिटी पड़ी है और हमारे जो सियासतदान है इसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर यहाँ पे ये इनके हाथों में दे दिया कि जजेस की तकरीरी भी ये करे तो ये तो ऐसे जजेस को अपॉइंट करेंगे। आप तरीके इंसाफ की मिसाल ले रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी की मिसाल ले रहे हैं, आप नून लीग की मिसाल ले रहे हैं, तो ये तो ऐसे जजेस को लगाएंगे जो इनके मंजूर नजर हों, तो ऐसे जजेस से आइन की तशरीह करवाएंगे जो तशरीह इनके हक में हो। तो मैं ये टाइम बड़ा समझता हूं शॉर्ट है वकास साहब, टाइम बड़ा शॉर्ट है। बता दीजिए कि खान साहब के खिलाफ क्या जो केसेस उनके पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में उनका क्या बनने वाला है इस तरमीम इस आईनी अदालत के बाद। और मोर्शिद साहब टाइम शॉर्ट है, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे तो लास्ट में कर लीजिएगा, मैं टाइम देता हूं आपको। वकास साहब देखिए बताइए। आईनी तरमीम, देखिए आईनी जो तरमीम है वो खान साहब के केसेस के हवाले से इम्पैक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उनके जो केसेस हैं कुछ नैब के हवाले से हैं जिसमें अल कादिर ट्रस्ट से 190 मिलियन पाउंड का केस था और दीगर केसेस हैं, और उनके खिलाफ तो मेरे ख्याल में अभी भी कुछ 100 से ज्यादा मुकदमात ऐसे होंगे जिनमें उनकी ठीक है, गिरफ्तारी उनके जेल उनके इल्तवा है। केसेस तो के ये ऊपर असर नहीं पड़ने वाला, वो केस कंटिन्यू होंगे और उनकी समाप्त जो है वो जारी रहेगी। सलमान साहब लास्ट क्वेश्चन आपसे है और शॉर्ट आंसर सर दीजिएगा काइंडली, टाइम की बड़ी किल्लत है, माजरत चाहता हूँ आपसे सर। ये एहतिजाज, आईनी मुसवदा, उसके बाद आईनी अदालतें, इन सब के बाद क्या सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में मुतवक्के है? नहीं, बिल्कुल भी मुतवक्के नहीं है। ये अशराफिया की जंग है, लड़ाई है पाकिस्तान। आपने तो बात ही खत्म कर दी सारी। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना ही नहीं चाहते। आपका अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने वाली है, आईएमएफ की ट्रेंड चाहिए है, एडीबी ने पैसे आपको प्लेज किए हैं, सऊदी डेलीगेशन इस वक्त बैठा हुआ है, एससीओ समिट होने वाली है और इमरान खान साहब ने अपनी सियासत शुरू कर दी है। तो ये जान के चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो और ये अपने मामलात के अंदर से निकले। ये चाहते हैं कि हम यही रोटी कपड़े मकान के ड्रामे के अंदर सुबह से लेकर शाम तक उलझे रहें। जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने लगती है तो कोई ना कोई एक नया पेंडोरा बॉक्स जी जो है ठीक है, मुझे इजाजत है, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।